फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11 का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर नंबर 2 इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं। और ये डायमेंशन आप लोगों के बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है क्लास 11 में, क्लास 12th में। सो हम लोग डायमेंशन को लिखना सीखेंगे, डायमेंशन को निकालना सीखेंगे और कुछ इंपोर्टेंट डायमेंशंस मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। और इस टॉपिक को देखने के बाद आपका डायमेंशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाने वाला है। डायमेंशन निकालने वाला लंबे 2-3 लेक्चर जाने वाले हैं इसके। सो देखो, डिफाइन करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि डायमेंशन को हमेशा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हमने डायमेंशन निकालनी है तो उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, क्लियर कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आपने डायमेंशन लिखनी है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। दूसरी चीज, आप लोगों को फंडामेंटल क्वांटिटी की नॉलेज होनी चाहिए कि बेसिक फंडामेंटल कितनी क्वांटिटीज होती हैं। तो हम लोगों को पता है कि 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको 7 फंडामेंटल बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस बता देता हूं। वो आप लोगों ने याद करनी है और आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगी। अगर वो आप लोगों को याद हो जाती है तो फिर जस्ट आप लोगों को पूरा टॉपिक समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं लेंथ। तो लेंथ की जो डायमेंशन होती है स्क्वायर ब्रैकेट में एल से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट होता है मास। मास की डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो गया बच्चों टाइम। डेफिनेशन में आऊंगा कुछ टाइम के बाद, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ। टाइम की डायमेंशन होती है बच्चों क्या, कैपिटल टी। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम। नेक्स्ट हो गया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन होती है बच्चों एम्पियर, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी होगी, 1 2 3 4। नेक्स्ट हो गया बच्चों टेम्परेचर। टेम्परेचर की डायमेंशन होती है बच्चों कैपिटल के। ठीक है, कितनी होगी, 5। नेक्स्ट होती है फिजिकल क्वांटिटी क्या, हाँ बिल्कुल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशन होती है बच्चों स्मॉल सी डी, कैंडिला। सी डी से रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। बहुत कम यूज होती है, फिर भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट होता है क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर की डायमेंशन होती है बच्चों मोल। तो ये बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनकी डायमेंशन तो आपको पता होनी ही चाहिए। अगर आप लोगों को मैं ये लेके चलता हूँ आपके 7 फंडामेंटल जो बेसिक क्वांटिटीज है इनकी डायमेंशन आप लोगों को आ गई है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को डायमेंशन निकालना सिखा रहा हूँ, फिर बताऊंगा कि डायमेंशन का डिफाइन क्या है। ठीक है, अभी भी नहीं जाना, थोड़ा रुक, सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो, है ना। खैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेकिन आप लोगों को एक बात बताऊं, ये डायमेंशन सीखने के लिए आप लोगों को फॉर्मूले याद करने हैं। और जितनी जल्दी फॉर्मूले याद करोगे और जितने ज्यादा फॉर्मूले याद करोगे आप लोगों का डायमेंशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं कुछ डायमेंशंस बता रहा हूँ, ये आप लोगों को याद हो जानी चाहिए और मेरे साथ साथ आप लोग नोट भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एरिया। कोई बोलेगा कि एरिया की डायमेंशन क्या होती है, तो एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब मैंने एरिया की डायमेंशन पता करनी है। लेंथ की डायमेंशन कितनी होती है, देखो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है एल, ब्रेथ भी तो लेंथ ही हुई एक हिसाब से, तो इसकी भी क्या होगी एल। तो अब एल इंटू एल कितना आएगा बच्चों, एल स्क्वायर, लेकिन यहां पे बोलते हैं L2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं L2। ठीक है, एरिया की डायमेंशन L2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट अगला वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब अगेन हुई लेंथ की डायमेंशन L, ब्रेथ भी तो लेंथ ही हुई, हाइट भी लेंथ ही हुई, L L L 3 बार आ रहा है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा L3। आ गया समझ में वॉल्यूम की डायमेंशन। नेक्स्ट अभी देखो धीरे धीरे टफ 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 बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन बताने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा।
इसलिए इजी करके मत छोड़ना, बड़े प्यार से समझा रहा हूं। नेक्स्ट डेंसिटी, डेंसिटी पढ़ी है ना, ये आप लोगों को याद हो जाए, ये लेके चल रहा हूं मैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की डायमेंशन अभी बताई थी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, निकाल ली है ऊपर, अब याद हो जानी चाहिए L3। L3 ऊपर भेजोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में है, एक साथ लगा देता हूं, m L3 ऊपर जाएगा तो देखो पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, तो ml -3। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, डायमेंशनल एनालिसिस की एक खास बात है कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम ये नहीं बता सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर, तो हम वेक्टर और स्केलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस से। तो नेक्स्ट, स्पीड या फिर वेलोसिटी, दोनों की डायमेंशन सेम ही आएगी, हाँ, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो वेलोसिटी या फिर स्पीड की जो डायमेंशन है, स्पीड इक्वल टू कितना होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी लिखते तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, है तो दोनों लेंथ ना, तो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट ऊपर एल आएगा, और टाइम की डायमेंशन कितनी बताई मैंने, टी। तो इधर दिख ही रहा होगा आप लोगों को, तो ये टी ऊपर भेजूंगा तो ये आ जाएगा एल, देखो टी की पावर कुछ नहीं है तो 1, टी की पावर 1 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, टी -1। तो वेलोसिटी की डायमेंशन बच्चों कितनी आ गई, एल टी -1। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूँ, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को रिकॉल करनी तो जल्दी से पीछे कुछ सेकंड चले जाना, तो आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, अगेन वेलोसिटी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशंस बता रहा हूं कि ये तो आप लोगों को याद होनी ही चाहिए। ठीक है, चलो एक और आ जाएगा आप लोगों को, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी अपॉन कितना होता है, टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी -1 और टाइम की होती है टी। अब ये टी कहां चले जाएगा बच्चों, ऊपर चले जाएगा, तो एल टी -1 पहले से था, ये टी ऊपर जाएगा तो टी -1 एक और आ जाएगा ना, ऐसा तो आएगा, नीचे वाला टी -1 ऊपर आएगा। अब देखो बेस सेम है तो पावर सेम है, तो ऐड हो जाएगी -1 -2, तो इसको ऐसा लिख दो एल टी -2। ठीक है, तो ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एल कितना, टी -2। क्लियर, एक्सीलरेशन की डायमेंशन एल टी -2। अब ऐसे ही नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम। अभी बहुत टफ बताने वाला हूं। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम को स्मॉल पी से दिखाता है। लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो डायमेंशन रखें, मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की तो हमने निकाल ली है l क्या, t -1, साथ ले लो तो कितना आ जाएगा, ml t -1। तो लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसी फोर्स। फोर्स इक्वल टू होता है बच्चों मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास की डायमेंशन m, एक्सीलरेशन की अभी बताई थी l t -2। तो क्या आ गई डायमेंशन, ये याद हो जानी चाहिए, ml t -2। क्लियर, ऐसे ही वर्क या फिर एनर्जी, पता है ना, वर्क ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वर्क और एनर्जी दोनों की डायमेंशन सेम होगी। वर्क डन इक्वल टू कितना होता है बताओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। सब लोग जानते हैं कि फोर्स इनटू कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन अभी निकाली मैंने कितनी, ml t -2, और डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन कितनी होती है l। तो l इंटू एल कितना हो जाएगा, L2। तो ये कितना आ गया, ml2 t -2। ठीक है, ऐसी वर्क की बात कभी कोई बोलता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 टाइम पीरियड, जानते हैं ना सब लोग। तो 1 टाइम पीरियड की डायमेंशन, टाइम पीरियड t तो हुआ, t ऊपर जाएगा तो कितना, t -1। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है t -1। क्लियर हो गया ना। अब एक डिफाइन में जाता हूं, उसके बाद टफ वाली कुछ डायमेंशंस है जो आपको आनी चाहिए वो बता दूंगा। तो देखो बोल रहा है कि जो डायमेंशंस होती है ना,
वो क्या होती है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या बताती है, डायमेंशन वो पावर होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन ये बताती है कि वो किस फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर है। माने जैसे एरिया की डायमेंशन आई L2, इसका मतलब मुझे क्या पता चला कि एरिया के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है उसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो एरिया आता है। ऐसे ही वॉल्यूम की बात करूंगा तो मुझे पता चला फंडामेंटल क्वांटिटी जो लेंथ है इसका अगर मैं क्यूब करूंगा तो मेरा वॉल्यूम आएगा। डेंसिटी, मुझे ये पता चल रहा है कि डेंसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी मास और लेंथ की -3 पावर या लेंथ की क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे देखो फोर्स, मुझे ये पता चल रहा है डायमेंशनल एनालिसिस से कि ये फोर्स जो है फिजिकल क्वांटिटी है, मास पे डिपेंड करती है, मास की 1 पावर पे, लेंथ की 2 पावर पे और टाइम की -2 मतलब अपॉन में टाइम का स्क्वायर है। तो इसका मतलब जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है ये हमें ये बताता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है और उनकी कितनी पावर से मिलकर बनी है। देखो, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू व्हिच अ फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। ठीक हो गया, तो ये डायमेंशनल एनालिसिस का डिफाइन है। अब कुछ इंपोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी की आपको डायमेंशंस बता देता हूं, मतलब ज्यादातर ये यूज होती हैं इसलिए। ठीक है, ये हिला तो नहीं, देखो फिर इसमें सबसे पहला है देखो, ये बहुत काम की है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जैसे पहला है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी, इसकी डायमेंशन बहुत बार पूछता है। तो हमने न्यूटन का लॉ पढ़ा है ना, F=G m1 m2 अपॉन कितना होता है r²। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी की पता करनी है तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन में इधर भेज दो तो F r² आ जाएगा, मास दोनों मल्टीप्लीकेशन में अपॉन में भेज दो, अपॉन कितना आएगा m1 m2। बस अब डायमेंशन रख देते हैं। फोर्स की डायमेंशन निकालना सिखा दिया है, ml t-2। अब मैंने सिखा दिया तो सीधे लिख सकता हूं, r मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, l से, स्क्वायर है तो L2 कर देते हैं, अपॉन में देखो इधर मास है, मास की डायमेंशन m, इधर भी मास है m। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा m, l स्क्वायर है, l की पावर कुछ नहीं है तो 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो l की पावर 3, m की पावर कुछ नहीं है तो 1 ले लो, t की पावर कितना -2, अपॉन में m × m कितना हो जाएगा m2, m की पावर 2 पर भेजोगे तो -2, तो 1 - 2 करोगे तो कितना आएगा -1, तो आएगा m-1 L3 t-2। तो याद रखना कि कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी जो है इसकी डायमेंशन होती है m-1 L3 t-2। क्लियर हो गया? ठीक है। ऐसे नेक्स्ट कभी कभी पूछता है प्लैंक कांस्टेंट। क्या पूछता है बच्चों? प्लैंक कांस्टेंट। ये आप लोगों ने भी पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि लाइट जो है ना, हमारा सन से आने वाली लाइट है, कोई लोग बोलते हैं कि ये लाइट पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करती है, कोई लोग बोलते हैं वेव नेचर। तो वहां से अगर हम पार्टिकल नेचर की बात करें तो हमें पता चलता है कि लाइट से छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं, उनको फोटॉन्स कहते हैं या क्वांटा कहते हैं, जहां से क्वांटम फिजिक्स बनी हुई है। और हर एक फोटोन या क्वांटा की जो एनर्जी होती है ना, E=h न्यू होती है। यहाँ पे वो न्यू क्या है, यहाँ पे h है आप लोगों का प्लैंक कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू अभी नहीं बता रहा हूं, मेरे को सिर्फ डायमेंशन निकालनी है। और न्यू क्या होता है आपका? फ्रीक्वेंसी। अब आपसे पूछता है कि प्लैंक कांस्टेंट h की डायमेंशन बताओ, तो और यहाँ पे E क्या है? एनर्जी है। हाँ, E क्या है आप लोगों का? एनर्जी है। ठीक है, तो h = कितना आ जाएगा बच्चों? E/न्यू। अब बताओ एनर्जी की डायमेंशन आपको बताई थी m-L2 t-2, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन निकाल दिए मैंने t-1। -1 ऊपर भेजोगे तो +1, तो -2 + 1 कितना होगा? -1। तो कितना आ गया फिर? m-L2 t-1। तो ये है इसकी प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन। ठीक है। ऐसे कभी कभी मुझे ऐसा पूछता है कि बताओ वो फिजिकल क्वांटिटी, मुझसे बोलता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिसकी डायमेंशन नहीं होती है, जिसकी यूनिट तो होती है लेकिन उसकी डायमेंशन नहीं होती है। जैसे देखो एंगल, अगर मैं एंगल की बात करूंगा
एंगल इक्वल टू कितना होता है बच्चों बताओ, आर्क अपॉन, एंगल की यूनिट तो पता है ना, रेडियन होती है, आर्क अपॉन कितना होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब देखो आर्क लेंथ ही तो हुई, इसकी डायमेंशन एल होगी, रेडियस भी क्या होगी लेंथ, तो देखो एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा एल जीरो, एल जीरो मतलब डायमेंशन नहीं है। तो एंगल एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। कुछ लोग पता है जैसे इसमें m और t नहीं है ना, तो इसको ऐसा भी लिख देते हैं m जीरो l जीरो t जीरो, मतलब जो चीज अपसेंट है जीरो लिख दो, जीरो मतलब किसी की पावर जीरो मतलब वन, मतलब उसकी डायमेंशन नहीं है। ऐसे ही बोलेगा तुमसे तीन फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिनकी डायमेंशन होती नहीं है। अगला होता है स्ट्रेन, क्या होता है बच्चों स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज, अलग अलग टाइप का स्ट्रेन होता है, ठीक है, लेंथ में, वॉल्यूम में, ठीक है, और सरफेस में। तो स्ट्रेन दो टाइप का, अलग अलग टाइप का होता है। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन, अभी फिलहाल फॉर्मूला याद करना, इससे कोई लेना देना नहीं है, बाद में सीखोगे, अलग से पूरा चैप्टर ही है, ठीक है। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब जैसे चेंज इन लेंथ हो सकता है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ऐसा हो सकता है। अब डायमेंशन से डायमेंशन कैंसिल, सेम सेम चीज तो है ना, यहाँ लेंथ है तो यहाँ पे भी लेंथ आएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा m जीरो l जीरो t जीरो, ठीक है। तो स्ट्रेन की डायमेंशन भी नहीं होती है। ऐसे एक और है तीसरी, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एन से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। देखो एक ये इसको म्यू कहते हैं, म्यू, और इसको न्यू, इसको न्यू कहते हैं, इसको म्यू। हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से दिखाते हैं, एन से भी दिखाते हैं बहुत सारे लोग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है लाइट की स्पीड अपॉन किसी भी मीडियम में उस लाइट को अगर गुजारते हैं, तो अब है तो ये स्पीड ही, तो इसकी डायमेंशन भी एल टी माइनस वन आएगी, ये भी स्पीड ही है तो इसकी डायमेंशन भी एल टी माइनस वन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वही इसकी भी डायमेंशन नहीं होती है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। एक और बता देता हूं, चलो ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी। बस आप लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए, आप किसी की डायमेंशन निकाल सकते हो, ऐसे बहुत सारी, आप घर जाके प्रैक्टिस करना। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस है वाटर की डेंसिटी। अब डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेटिव डेंसिटी की डायमेंशन भी m जीरो l जीरो t जीरो। और याद भी रखना कि रिलेटिव डेंसिटी की ना तो डायमेंशन होती है ना इसकी यूनिट होती है, क्योंकि डेंसिटी से डेंसिटी की यूनिट कैंसिल हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ना तो डायमेंशन होती है ना यूनिट, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा। स्ट्रेन की ना तो डायमेंशन होती है ना यूनिट, आया समझ में। और एंगल की डायमेंशन तो नहीं होती है लेकिन यूनिट होती है, रेडियन, ठीक है। सो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, बहुत सारी डायमेंशंस हो सकती है, इतनी सारी तो बता नहीं सकता ना। सो आज के लिए इतना काफी है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो यार आप जिन लोगों को जरूरत पड़ती है, जो आप लोगों की तरह जरूरतमंद लोग हैं, उनको जरूर वीडियो शेयर करो। थैंक यू।